हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इससे पहले सारे चैप्टर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी सारे टॉपिक क्लियर है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर कैसा होता है ये पूछा है। तो देखिए, विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, नहीं। ध्रुवों पर तो सबसे ज्यादा होता है। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी का सर्वाधिक मान होता है, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं, ये सर्वाधिक मान इसका कहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे इसका सर्वाधिक मान जो होता है वो होता है अपने ध्रुवों पर, ठीक है ना। कहाँ पे होगा, ध्रुवों पर। सबसे ज्यादा मान इसका कहाँ होगा, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अपने पूछा गया है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय निरूपण या गणितीय सूत्र लिखिए। तो F बराबर जी m1 m2 बटे डी स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। प्रणोद यानी थ्रस्ट क्या होता है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। और प्रणोद का सूत्र होता है, जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है ना। क्या होता है, न्यूटन। जो बल का होता है वही इसका होता है अपने, ठीक है ना, सेम होता है दोनों का ही, न्यूटन, ठीक है। दाब को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दाब। तो देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को दाब कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल जो प्रणोद लगेगा उसी को हम दाब कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। इसे पी से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे निरूपित करते हैं, पी से। पी बराबर होता है एफ बटे ए, मतलब बल बटे जो आपके होता है क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है ना। दाब का मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो किसी द्रव द्वारा उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर आरोपित बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और द्रवों का ये गुण उत्प्लावकता कहलाता है। कहने का मतलब, कोई अगर वस्तु या कोई चीज अगर पानी में डूबी हुई है, चाहे पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से हो, ठीक है, उसके ऊपर की ओर जो आरोपित बल होता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या, ये भी बिल्कुल आर्किमिडीज ने ही ये सिद्धांत दिया था। तो क्या था कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। और ये वस्तु के भार में कमी आ जाती है इसके कारण। उत्प्लावक बल के कारण वस्तु के भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। और भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। कहने का मतलब, जितने भार में उतनी ही कमी आएगी जितना कि उस जो चीज है उसमें से पानी बाहर आया है उस वस्तु के कारण, ठीक है ना। तो वो दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। कहने का मतलब, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, धरती पर जितनी भी चीजें वो एक दूसरे को क्या आकर्षित कर रही है, ठीक है ना, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो फोन आपको खींच रहा है, आप फोन को खींच रहे हैं, ठीक है ना। पंखा अगर रूम में चल रहा है तो वो पंखा आपको, आप पंखे को, दीवारें आपको, सब मतलब एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है। ये कहता है अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। लेकिन इसमें ये सवाल उठता है, फिर ये आपस में चिपकते क्यों नहीं, पंखा हमें खींच लेता है तो हम उधर चिपकते क्यों नहीं, फोन हमारे क्यों नहीं चिपक जाता। उसका एक विशेष कारण है, क्या, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने इन सब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए सभी लोग पृथ्वी से चिपके हुए हैं, सभी पृथ्वी की ओर ही गिरते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये अपने सार्वत्रिक नियम है। इसमें एक दूसरे को खींचते हैं। और जो ये जो आकर्षण बल होता है ना, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। अगला पूछा है, दाब और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो दाब और क्षेत्रफल जो होते हैं, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, अभी हमने बात की, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, अपने एक बट्टे एरिया, ठीक है ना, ऐसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए कैसे, अगर किसी चीज का क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया है तो उस पर दाब कम हो जाएगा। जैसे एक आप ट्रक देखते हैं जिसके 16 टायर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है, तो आपने क्या है, चक्के जो है जमीन को टच करने वाले ज्यादा हो गए, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है ना।
तो वो आसानी से आराम से चलेगा। लेकिन वो सारा सामान अगर 2 टायर वाले ट्रक में डाल दिया जाए तो क्या एरिया कम हो जाएगा। और जब एरिया कम हो जाता है, जब एरिया यानी क्षेत्रफल अगर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब बिल्कुल उलट होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे कोई कील है, कील आगे से अगर भौंतरी है, कहने का मतलब तीखी नहीं है, तो उल्टी कील हम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है उसके मुकाबले उसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है ना। और कील तीखी होती है, उससे तुरंत अंदर चली जाती है। कहने का मतलब जो प्रेशर होगा, अपने दाब होगा, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, भारी सामान को ढोने वाले वाहनों में अतिरिक्त पहिए क्यों लगाए जाते हैं? बिल्कुल वही बात है, ठीक है ना। अतिरिक्त पहिए लगाने का कारण है कि पृथ्वी तल से संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए, ठीक है ना, जिसके कारण उस पर आरोपित बल जो होता है, दाब होता है, वो कम हो जाए, ठीक है। इसके कारण अतिरिक्त पहिए लगाए जाते हैं। अगला आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर पूछा जाता है। कहने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी और ये होता है कैपिटल जी, ये वाला, इन दोनों में आपसे अंतर पूछा जाता है। तो क्या है? इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मान होता है 6 इंटू 6 7 3 4 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो जी होता है इसका भिन्न भिन्न स्थानों पर मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। ये जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग मान होता है। लेकिन गुरुत्व स्थिरांक इसका मान सदैव स्थिर रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये एक सदिश राशि होती है और ये अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में कि ऊपर की ओर एक गेंद फेंकी। चलो ठीक है, ऊपर की एक और बॉल फेंकी तब उसका वेग क्या था? वेग बोल रखा है, फेंकी तब वेग मतलब प्रारंभिक वेग दे दिया 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यू हो गया प्रारंभिक वेग। अब आपको पता क्या करना है, हमें ये पता करना अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक गेंद पहुँच सकती है। तो हम अभी पता कर लेते हैं कहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई अंतिम वेग, क्योंकि देखो अधिकतम ऊंचाई पर जहाँ जाएगी फिर वापस नीचे आना स्टार्ट होगी, तो अंतिम वेग तो इसको 0 होना तय है, तभी तो नीचे आएगी अंतिम वेग, ठीक है ना। हाईएस्ट ऊंचाई पे जाने के बाद 0 हो जाएगी एक बार, फिर नीचे आएगी। तो देखो u हो गया 49 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग हो गया अपने 0, ठीक है, डन है। अब क्या चाहिए? हाइट चाहिए। अच्छा, और g का मान जिसको हम a भी कहते हैं, त्वरण फिक्स रहता है, ठीक है ना। त्वरण क्या है? त्वरण रहेगा 9.8। अगर क्वेश्चन में मेंशन दे रखा है कि 10 मान लो तो मान सकते हो, नहीं तो हर बार आपको 9.8 ही लेना है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ विशेष ये ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा माइनस में लेना। पृथ्वी के ऊपर है ना, प्लस में होता है। अगर ऊपर फेंका है तो माइनस में, अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अपने को हमेशा प्लस में लेना है। तो हमारे तो चीज़ अभी ऊपर जा रही है ना, तो हम इसको माइनस लगाएंगे आगे निशान, ठीक है। अब हमारे पास u है, v है और g या a बोल दो, ये है, ठीक है। अब अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र? हमने कहा सूत्र नंबर 3 काम आ जाएगा। क्या होता है कि 2as = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अपने पास v है, u है और अपने पास s है क्या? तो अपने पास s नहीं है अपने को, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई को ही हम s कहेंगे। s है मतलब दूरी या ऊंचाई एक बोल दो। और अपने पास a मतलब g है, g और a सेम ही, यहाँ पे अब आप g भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे सबका, ठीक है ना। तो मान रखने पर अपने उत्तर आ जाएगा कितना? ऊंचाई 122.5 मीटर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, सिंपली आपने वैल्यू रख दी, ठीक है। ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना 2a, देखिए 2as ये होता है सूत्र। यहाँ पे a की जगह g लिखा है, और क्योंकि ये डिस्टेंस दूरी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही तो इसकी जगह h हाइट लिखा है, बस मतलब सेम चीज़ लिखी है सारी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या चीज़ चाहिए थी अपने को? ये चाहिए कि आप ये बताइए कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिए गए कुल समय मतलब टाइम बताइए। अब देखिए हमारे पास 3 चीज़ें पड़ी है। क्या? अपने पास u है, v है, g यानी a भी पड़ा है, अपने पास ऊंचाई भी पड़ी है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। टाइम कैसे निकलता है? v = u + a t, ये होता है। इस a की जगह g लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से टाइम आ जाएगा, ठीक है। इन सब का मान रख दो तो अपने पास टाइम आ जाएगा। तो देखिए टाइम आ गया अपने पास 5 सेकेंड। इन्होंने कहा कि कितना समय लेगी
अब वापस अगर 5 सेकंड में ऊपर गई तो वापस आने में भी 5 सेकंड लगेंगे उसको, ठीक है ना, तो 10 सेकंड टोटल समय आ जाएगा, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। मतलब पृथ्वी पर पहुंची उससे पहले उसका अंतिम वेग क्या था वो पता करना है। चलिए, हमने कहा अपने पास जो ऊंचाई से फेंका है तो u अपने पास हो गया 0, ठीक है ना। हमने कहा u मतलब जो अपना शुरुआती था वो अपने को 0 मान लेना है, क्योंकि ऊपर से हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और अपने पास हाइट या s बोल दो, इसको ऊंचाई बोल दो या दूरी बोल दो, वो है 19.6 मीटर है, ठीक है। त्वरण अपने फिक्स है। अब क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है चीज़, तो आप जानते हैं अपने जो त्वरण होगा वो हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, आगे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो हमने फॉर्मूला, अच्छा ये वाला ही क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास क्या है, u है, h है, g है, तो अपने ये समीकरण से अपने उत्तर आ जाएगा। गति का जो तीसरा समीकरण है उससे आ जाएगा, क्योंकि अपने पास t इसमें है नहीं, ठीक है, इसलिए दूसरा लगा नहीं सकते और न ही पहला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा लगा देंगे, तो तीसरा लगाएंगे तो अपने पास v की वैल्यू सीधी सी सिंपल सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा। जैसे आप फोन देख रहे हैं ना, तो इस फोन के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, जैसे इसके ऊपर कवर है, इसके अंदर क्रिस्टल डिस्प्ले वगैरह लगी हुई है, इसके अंदर कई प्रकार के जो अपने मेटल से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो चीज़ों से बना हुआ है ना, उसको हम द्रव्यमान कहते हैं ना, मास कहते हैं। भार क्या होता है, भार किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल है। कहने का मतलब भार वो चीज़ होती है जिससे पृथ्वी अपने और किसी चीज़ को खींचती है, उसे हम भार कहते हैं, ठीक है ना। और ये द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। देखिए, अब अपना जो फोन है ना, और ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। भार है ना, भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग होता है। कैसे, देखिए, ये अगर अपने पास फोन है, ये हम अगर चंद्रमा पर लेकर गए या मंगल पर लेकर गए, तो क्या फोन में से कुछ चीज़ गायब होगी क्या, नहीं ना, सारी चीज़ें वैसे लगेगी, डिस्प्ले कवर हो गया उसका, जितना मेटल से बना सेम रहेगा। लेकिन जब इसको हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उसके भार में 1/6, मतलब भार जो होता है उसका 1/6 रह जाता है। कहने का मतलब अगर अपना फ़ोन 600 ग्राम का था तो चंद्रमा पे जाने के बाद ये कितना 100 ग्राम का हो गया, लेकिन उनमें से कोई चीज़ कम नहीं हुई, मतलब उसका द्रव्यमान सेम ही रहा, मतलब उसमें जिस चीज़ से वो बना है वो सेम ही रही, ठीक है ना। तो द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, भार हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं पर भी कभी शून्य नहीं हो सकता। कैसे, कि कोई चीज़ है आपके पास, पक्का ना पक्का उसके अंदर कुछ न कुछ तो मेटल, कोई न कोई चीज़ है, कुछ न कुछ कण है उसके, तभी तो वो चीज़ है आपके पास। लेकिन भारहीनता की स्थिति में भार शून्य हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी जहाँ नहीं होगी वहाँ पे कोई भी चीज़ होगी भार महसूस नहीं करेगी, ठीक है ना। और द्रव्यमान का मापन दंड तुला से किया जाता है और कमानीदार तुला से इसका मापन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम भार या किलोग्राम बल, या न्यूटन बोल दो सीधा सा, ठीक है। इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।